देखिए, आज हम नई संधि के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है यण संधि। इससे पहले हमने 3 संधियाँ पढ़ी थी। पहली दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि और तीसरी वृद्धि संधि पढ़ी थी। स्वर संधि की उपवेद है, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा था उनमें पहले क्या हुआ था कि प्लस से पहले वाले वर्णों को हटाकर एक तीसरा वर्ण लगाया था, उसका निर्माण हुआ था, उसको हमने जोड़ा था। सब में ऐसे हुआ था, ठीक है। प्लस से पहले वाले स्वर और प्लस के बाद वाले स्वरों को हटाया था और तीसरा स्वर लगाया था। लेकिन अब जो 2 संधि आने वाली है, यण और अयादि संधि, उसमें ऐसे नहीं होगा। उनके अंदर क्या होगा कि प्लस से जो पहले वाला जो वर्ण है, केवल उसको ही हम हटाएंगे, केवल उसको ही हम हटाएंगे और उसके स्थान पर तीसरा वर्ण जो बनेगा उसको हम लगाएंगे। क्योंकि प्लस के बाद जो स्वर आएगा उसको केवल हमको देखना है, उसको हटाना नहीं है। केवल उसको हमको देखना है कि वो असमान स्वर होना चाहिए। यानी जो प्लस से पहले जो वर्ण आया है, जो स्वर आया है, वो स्वर पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो प्लस से पहले ई आ गई, तो हमको देखना है प्लस के बाद में, यहाँ तो ई आ गई लेकिन प्लस के बाद में दोनों ई में से कोई ई तो नहीं है। यदि नहीं है तो वो असमान स्वर होगा, असमान स्वर कहलाएगा, ठीक है। तो उससे जो बनने वाले जो वर्ण होंगे वो ही ई के स्थान पर जुड़ेगा, ठीक है। केवल प्लस से पहले वाले वर्ण में ही परिवर्तन करना है। चलो देखते हैं इसके अंतर्गत। देखो, यण संधि के अंदर 3 नियम है। 3 नियमों से देखो, पहला नियम हमारा है, यदि प्लस से पहले ई और ई आती है और प्लस के बाद में यदि कोई असमान स्वर, असमान स्वर आता है तो उनके स्थान पर ये ई के स्थान पर क्या बन जाता है, ये बन जाता है, ठीक है। असमान स्वर से मतलब है कि प्लस से पहले यदि ई और ई है तो प्लस के बाद में इन दोनों ईओ में से कोई सी भी ई नहीं आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा नियम हमारा है, वो है यदि प्लस से पहले उ और उ हो और प्लस के बाद में वो क्या असमान स्वर हो, तो इन असमान स्वर हो तो उ का क्या बन जाता है, बे बन जाता है। इसका मतलब है ऊपर जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे तीसरा नियम देखो, तीसरा नियम है, यदि प्लस से पहले री हो और प्लस के बाद में यदि री नहीं है, कोई असमान स्वर है, कोई असमान स्वर है, तो री के स्थान पर क्या बन जाता है, रे बन जाता है। इन सभी में क्या लगेंगे, हलंत लगेंगे, ठीक है। इतना ध्यान देना है। अब देखते हैं पहले नियम का जो उदाहरण है, नियम नंबर 1 का उदाहरण देखो। नियम नंबर 1 का उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है हमारा प्रति प्लस उपकार। पहला उदाहरण है प्रति प्लस उपकार, ठीक है। प्लस से पहले कौन सा स्वर है इसके अंतर्गत, छोटी ई है, ठीक है। अब प्लस के बाद में केवल हमको देखना है कि प्लस के बाद में कोई ई तो नहीं है, छोटी ई या बड़ी ई में से कोई ई तो नहीं है, भाई नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऊ है तो है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर है। तो ई के स्थान पर क्या बनेगा, ये बनेगा, बस ये में हलंत लगा हुआ, ठीक है। अब देखो, इतना भाग पहले प्रे और ते में हलंत, क्योंकि ई यहाँ पर आ गई, ठीक है। प्लस इस ई के स्थान पर जो बना वो क्या बना, हलंत वाला ये का निर्माण हुआ, ये हलंत वाला ये। प्लस अब पीछे कितना भाग बचा, पीछे पूरा का पूरा भाग बचा प्लस के बाद में, क्योंकि हमने यहाँ से प्लस के बाद में जो स्वर है उसको यहाँ पर लिया ही नहीं है। केवल हमने देखा है कि प्लस के बाद में यहाँ पर प्लस से पहले ई आई है तो प्लस के बाद में ई तो नहीं है, दोनों ई में से कोई सी ई तो नहीं है, बस इतना देखा है हमने, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको लिया नहीं है, ठीक है। तो इस पीछे वाले पार्ट्स में कोई भी परिवर्तन नहीं
होगा। ये ऐसे के ऐसे ही लिखा में आएगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये स्वर है, स्वर इस ये में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रे और ते का ऐसा का ऐसा ही, और ये में क्या जुड़ जाएगा, ये ऊ जुड़ जाएगा। तो ये में छोटा ऊ है तो छोटा ऊ लगा देंगे, पे का और ये। अब इसको जो व्यंजन है पीछे वाले में जुड़ जाएगा, तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो कैसे लिखा में आएगा, ये प्रत्युपकार। जो नया शब्द बना वो क्या बना, प्रत्युपकार बना। इसी प्रकार देखो नियम नंबर 2 के अंदर देख लेते हैं। नियम नंबर 2 के अंदर जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, मधु प्लस आचार्य। ठीक है, तो प्लस से पहले वाला वर्ण क्या है, स्वर कौन सा है, छोटा वाला ऊ है। प्लस बाद में देखना कोई छोटा या बड़ा ऊ तो नहीं है, भाई नहीं है, इसमें तो आ है, तो ये क्या हो जाएगा, असमान स्वर। असमान स्वर, ध्यान देना हमने यहाँ से लिया नहीं है, केवल ऊ ही लिया है, इसलिए ऊ ही हटेगा, पीछे वाले वर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऊ के स्थान पर बनेगा क्या, वे। ठीक है, इतना भाग पहले मैं और धे में हलंत, क्योंकि ऊ यहाँ पर आ गया। अब इस ऊ के स्थान पर क्या बना, वे में हलंत। ठीक है, प्लस, और प्लस के बाद में पूरा का पूरा ऐसे कैसे ही आ जाएगा, आचार, क्योंकि हमने यहाँ से कोई वर्ण लिया नहीं है। जबकि पहले वाली जो 3 संधि थी दीर्घ गुण और वृद्धि, उसमें हमने 2 यहाँ से लिया था स्वर, यहाँ में केवल देखा है। ठीक है, अब ये आ की मात्रा अब इसमें जुड़ जाएगी। आगे क्या है, मैं और धे में हलंत, ये बे में जब आ की मात्रा जुड़ेगी तो बे में आ की मात्रा जुड़ेगी तो बा हो जाएगा, और चार रे, क्योंकि आ की मात्रा इसमें जुड़ गई, पीछे चा और रे और ये बचा। अब इसको जोड़ेंगे, व्यंजन पीछे वाले में जुड़ जाएगा, तो नया शब्द जो बना वो बना हमारा मध्वाचार्य। क्या बना, मध्वाचार्य बना। अब देखो एक और देख लेते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं तीसरे नंबर का। तीसरे नियम का उदाहरण है, देखो वो है पितृ प्लस आज्ञा। ठीक है, प्लस से पहले वाला वर्ण कौन सा है, इसमें स्वर कौन सा है, री की मात्रा है। किसकी मात्रा, री की। तो प्लस के बाद में री तो नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, तो असमान स्वर, असमान स्वर। तो री के स्थान पर बनेगा क्या, प्लस से पहले री है और बाद में असमान स्वर है, तो क्या बनेगा, हलंत वाला रे बनेगा। ठीक है, इतना भाग पहले देखिए, इतना भाग पहले क्या है, और ते में हलंत प्लस री की मात्रा यहाँ बगी, इसलिए यहाँ पर हलंत लग गया। ठीक है, अब इस री के स्थान पर क्या बनेगा, हलंत वाला रे का निर्माण होगा, प्लस अब पीछे वाला भाग प्लस के बाद में ऐसे कैसे ही आ जाएगा, आज्ञा, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी स्वर लिया नहीं है, वो ऐसे कैसे ही है, केवल देखा है, समान है। ठीक है, अब ये आ की मात्रा देश में सीधी बात एक ही होती है, देखो कि ते प्लस रे प्लस ए से मिलकर जो बनता है वो बनता है त्रय बनता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि ते प्लस रे प्लस ये ए है तो ये बन गया। यदि इसको आ कर देंगे हम तो ये भी इसमें क्या लग जाएगी, आ की मात्रा लग जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगा, त्रा हो जाएगा। यदि ई की मात्रा है तो ई की लग जाएगी, ऊ की है तो ऊ की लग जाएगी, जो भी मात्रा इसमें लगी हुई है वो इसमें लग जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं किसकी मात्रा लगी हुई है। अब देखो सबसे पहले देखो ते और रे, आगे तो क्या है पी, और ये ते और रे मिलकर क्या इसका निर्माण करेंगे, त्रय का निर्माण करेंगे, और पीछे क्या है आ। देखो ते प्लस रे प्लस आ मिलकर क्या बनता है, त्रा, तो ये त्रा बन गया। ठीक है, और पीछे क्या है, ज्ञा।
तो नया शब्द बना वो क्या बना हमारा पित्राज्ञा बन गया। इस तरीके से हमारी संधि यण संधि पूरी होती है। ध्यान देने वाली बात यही है कि त्रय भाई किससे बनता है, इससे बनता है। यदि पीछे आ लगा हुआ है तो त्र हो जाएगा, ई लगी हो तो त्री हो जाएगी, उ लगा तो त्रु हो जाएगा। इस प्रकार से इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, केवल ध्यान देना तय और रे से मिलकर और बाद में ए लग रहा तो त्रय बनेगा, आ लगेगा तो त्रा बनेगा, ई लगेगी तो त्री बनेगी, उ लगेगा त्रु बनेगा। इस तरीके से इसका निर्माण होगा।